मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो बीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए है, जो कि प्रश्न पत्र सेकंड भारतीय समाज इंडियन सोसाइटी के टॉपिक, जिसकी लास्ट यूनिट पश्चिमीकरण पे आधारित है, जिसके अंतर्गत हम लोग जो सामाजिक परिवर्तन है उसकी बात कर रहे हैं। और सामाजिक परिवर्तन किस किस प्रक्रिया से, किस किस प्रकार से होता है और इसके मुख्य तत्व क्या क्या हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और इसके जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोगों ने संस्कृतिकरण के बारे में बात की थी। एम एन श्रीनिवास के कंसेप्ट, एम एन श्रीनिवास के द्वारा दिए गए सिद्धांत संस्कृतिकरण के बारे में बात की थी। और ये कहें कि उसी की कड़ी में आगे पश्चिमीकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में पश्चिमीकरण क्या है, जो कि शब्द है वेस्टर्नाइजेशन। ये शब्द क्या है और किस प्रकार से भारत में जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं उनमें किस प्रकार से इसका महत्व है। तो यदि हम पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण दोनों ही प्रक्रियाओं के बारे में बात करें, तो जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा जो सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक कारक हैं, जो सामाजिक परिवर्तन या ये कहें कि भारत में सामाजिक परिवर्तन के आंतरिक कारकों के बारे में अध्ययन करता है। वहीं जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा भारतीय समाज के बाह्य कारकों के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं। और ये कहें कि पिछले 150 वर्षों में जो भारत में सामाजिक परिवर्तन हुए हैं उसकी व्याख्या यदि हमें करनी है तो पश्चिमीकरण एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है कि किस प्रकार से पश्चिमीकरण ने भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन में अपना योगदान दिया है। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि पश्चिमीकरण क्या है और पश्चिमीकरण का अर्थ परिभाषा क्या होती है। तो यदि हम देखें, शाब्दिक दृष्टि से हम देखें तो पश्चिमीकरण का आशय है पश्चिम की संस्कृति। तो यदि इसके शाब्दिक अर्थ के अनुसार यदि हम इसका अर्थ लगाएंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जो भारतीय समाज है उसका जो रहन सहन है, वेशभूषा है, खान पान है, रुचियाँ, प्रशासन, कानून, अर्थव्यवस्था, ये इन सभी पक्षों पर जो ब्रिटिश शासन का भारत में प्रभाव पड़ा, जब उपनिवेशवाद था या ये कहें कि भारत उपनिवेश था ब्रिटेन का, तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रभाव भारत देश पे पड़ा, भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में पड़ा, तो वह अत्यधिक प्रभाव पड़ा क्योंकि उन 150 वर्षों में भारत में अनेक सामाजिक परिवर्तन हुए, चाहे वो रहन सहन का तरीका हो, खान पान हो, आदतें हो, शिक्षा व्यवस्था हो, अर्थव्यवस्था हो, सभी में जो पश्चिमीकरण है, जो ब्रिटेन का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। और जो श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की जो परिभाषा दी है वो स्पष्ट ये कहा है उन्होंने कि मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज एवं संस्कृति में उन परिवर्तनों के लिए किया है जो 150 वर्षों से अधिक समय के अंग्रेजी राज्य के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए हैं। और यह शब्द प्रौद्योगिक संस्थाओं, वैचारिकी एवं मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों में होने वाले परिवर्तनों का अपने में समावेश करता है। अब यदि एम एन श्रीनिवास की परिभाषा को हम देखें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि विगत 150 वर्षों में जो भारतीय संस्कृति पर अंग्रेजी हुकूमत का, ये कहें कि अंग्रेजी राज्य का या ब्रिटेन का जो प्रभाव पड़ा है विभिन्न क्षेत्रों में और उसके फलस्वरूप जो परिवर्तन आए हैं, तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है वो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। इट मीन्स जो पश्चिमीकरण है वो एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कि भारतीय समाज पर ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश जो भारत में आए थे उनका जो प्रभाव है, जो प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, उसके फलस्वरूप जो वो संपूर्ण प्रक्रिया पश्चिमीकरण की प्रक्रिया कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग पश्चिमीकरण के तत्व, जो एलिमेंट्स हैं वेस्टर्नाइजेशन के, वो कौन कौन से हैं, जो कि एम एन श्रीनिवास ने ही दिए हैं। पहला है संस्थाओं में परिवर्तन। यदि बात की जाए तो जो 19वीं शताब्दी के दौरान जो अंग्रेज यहाँ थे उन्होंने धीरे धीरे क्या किया,
जो अपना आधुनिक भारत है उसकी आधारशिला रखी, जैसे भूमि का सर्वेक्षण किया, लगान व्यवस्थापन किया और आधुनिक नौकरशाही का निर्माण, पुलिस प्रशासन, न्यायालयों की स्थापना, रेलवे, डाक और तार का, ये सभी उस काल में अत्यधिक हुई। तो जो संस्थाओं में परिवर्तन हुए हैं, तो जो एम.एन. श्रीनिवास ने कहा है कि अंग्रेज अपने साथ यहाँ छापाखाना लेकर आए थे और अनेक बहुआयामी परिवर्तन उन्होंने यहाँ पे किए हैं, जिससे भारतीय जीवन और सोच पर एक अलग प्रभाव पड़ा है। इसलिए यहाँ की जो संस्थाएं हैं उनमें परिवर्तन हुआ है। दूसरा है मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद। अब यदि बात की जाए तो श्रीनिवास ने ही कहा है कि पश्चिमीकरण की प्रक्रिया मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद के मूल्यों पर आधारित है और श्रीनिवास के मतानुसार ये दोनों ही मूल्य आधुनिकीकरण की अवधारणा में नहीं होते हैं। यदि बात की जाए तो आधुनिकीकरण में मानवतावाद और तर्क बुद्धिवाद ये दोनों ही नहीं होते हैं। मानवतावाद में आयु, लिंग, धर्म, जाति, परिस्थिति इसकी भेदभाव नहीं होता है, सबको समान माना जाता है। तो एम.एन. श्रीनिवास का मानना है कि इस काल में जो पश्चिमीकरण का प्रभाव पड़ा है उसमें मानवतावाद और औचित्यवाद के मूल्यों में वृद्धि हुई है या उसकी उत्पत्ति हुई है। अगला है समानता के सिद्धांत की स्थापना। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि जो ब्रिटिश जो न्यायालय था या ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की बात की जाए तो वो उसमें असमानताएं समाप्त कर दी गई थी। पहले अपराधी और जो पीड़ित है उसको जाति धर्म के आधार पर दंड निश्चित किया जाता था, जबकि ब्रिटिश काल में इसमें समानता की स्थापना हुई है। अगला है पश्चिमीकरण के स्तर। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण के 3 स्तर बताए हैं। पहले स्तर में ये उन लोगों को सम्मिलित करते हैं जो अंग्रेजों के साथ प्रत्यक्ष संपर्क में आए, वे लोग जो कि अंग्रेजों से प्रत्यक्ष संपर्क में आए। दूसरे स्तर में वे लोग जो प्राथमिक स्तर पर आए लोगों के प्रत्यक्ष संपर्क में आए, कि जिन लोगों का प्रत्यक्ष संपर्क अंग्रेजों से हुआ उनके प्राथमिक संपर्क में आए। और तीसरे प्रकार के वे लोग जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया से लाभान्वित होते हैं, या ये कहें कि वो तृतीय पक्षकार हो गए कि जो कि ना तो प्रत्यक्ष संपर्क में अंग्रेजों के आए, ना ही वे उन लोगों के आए जो कि अंग्रेजों के प्रत्यक्ष संपर्क में पहले से थे। अगला है पश्चिमीकरण के आदर्श। एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण का आदर्श केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन है उसको बताता है कि 150 वर्षों के फलस्वरूप और जो पश्चिमी देशों के जो संपर्क के फलस्वरूप भारत में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, वो एक आदर्श उसमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में नगरीकरण, औद्योगिकरण, मशीनीकरण, प्रौद्योगिकी, यातायात, संचार के साधन आदि, वैज्ञानिक आविष्कार, धर्मनिरपेक्षता आदि अनेक नवीन मूल्यों को जन्म दिया है और भारत को ये कहें कि उनसे अवगत कराया है। और जो यहाँ वेशभूषा थी, खान पान, प्रथा परंपराएं, रीति रिवाज, जीवन पद्धति आदि में भी अनेक आशातीत परिवर्तन आए हैं। इसी कारण जो अंग्रेजी है वो भारत में आए परिवर्तनों के लिए भारत में सर्वमान्य है, क्योंकि अनेक सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के लिए अंग्रेजी राज उत्तरदायी है। कहने का तात्पर्य है एम.एन. श्रीनिवास ने पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत जो 150 वर्षों में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ परिवर्तन हुए हैं उनका वर्णन करने का प्रयत्न किया है। अगला है पश्चिमीकरण की विशेषताएं। ये वे कौन सी विशेषताएं हैं जिससे हम लोग पश्चिमीकरण को समझ सकते हैं। पहला है नैतिक रूप से तटस्थ। अब ये जो श्रीनिवास मानते हैं कि जो नैतिक रूप से तटस्थ है, मतलब जो पश्चिमीकरण शब्द है वो परिवर्तन की अच्छाई या बुराई से संबंधित नहीं है, या ये कहें कि ऐसा नहीं कह सकते हम कि पश्चिमीकरण अच्छा है अथवा बुरा है। इसमें इसका अच्छाई बुराई से कोई संबंध नहीं है, बल्कि प्रत्येक परिवर्तन जो पश्चिमी समाज के अनुकरण का परिणाम है वो पश्चिमीकरण को इंगित करता है। कहने का तात्पर्य है वे परिवर्तन
तो जो नैतिक रूप से तटस्थता पाई जाती है, अर्थात पश्चिमीकरण का किसी भी अच्छाई या बुराई का द्योतक नहीं है। इसमें केवल उन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है जो कि अंग्रेजी शासन के या ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ा, भारतीय संस्कृति में जो परिवर्तन आए, उनसे संबंधित इसको माना गया है। दूसरा है व्यापक संप्रत्यय, वाइडर कंसेप्ट। कहने का तात्पर्य है जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है वो एक जटिल और बहुस्तरीय प्रक्रिया कहलाती है। यह एक व्यापक प्रक्रिया है, बहुस्तरीय प्रक्रिया है, और जो सभी परिवर्तन पश्चिम के प्रभाव के परिणाम स्वरूप आए हैं, चाहे वे भौतिक संस्कृति से संबंधित हो या अभौतिक संस्कृति से संबंधित हो या अन्य किसी क्षेत्र से संबंधित हो, ये सभी जो भी पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में आते हैं, इनको सभी को इसमें सम्मिलित किया जाता है। अगला है वैज्ञानिक संप्रत्यय। अब देखा जाए तो जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है ये एक साइंटिफिक कंसेप्ट है, या साइंटिफिक कंसेप्ट के अंतर्गत हम इसको समझ सकते हैं। क्योंकि समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का इसमें विश्लेषण किया जाता है, तर्क के आधार पर उनका विवेचन किया जाता है, जैसा कि आधुनिकीकरण में भी होता है। तो ये आधुनिकीकरण से इसकी एक समानता मान सकते हैं है। अगला है जटिल एवं बहुस्तरीय संप्रत्यय। जैसा कि पश्चिमीकरण को हमने पढ़ा या पश्चिमीकरण के बारे में हम जान रहे हैं, तो पश्चिमीकरण की जो प्रक्रिया है वो एक बहुस्तरीय प्रक्रिया है। अर्थात ये नहीं कह सकते हम कि केवल एक क्षेत्र में परिवर्तन आया तो हम उसे पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का अंग मान लेते हैं। प्रत्येक क्षेत्र में वो सभी परिवर्तन किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे जो कि ब्रिटेन के शासन या ये कहें कि जब उपनिवेशवाद था, उपनिवेश भारत था, उस समय जो परिवर्तन आए, उस समय जो प्रभाव पड़े, वो एक पश्चिमीकरण की प्रक्रिया का कारण है, या पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के कारण ऐसे परिवर्तन आए हैं। अगला है अनेक प्रारूप। जो पश्चिमीकरण की प्रक्रिया है उसके अनेक प्रारूप या मॉडल हो सकते हैं। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या यूरोपीय देशों में पश्चिमीकरण के अनेक प्रारूप देखने को मिलते हैं, जिनमें कुछ तत्व समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु प्रत्येक देश की संस्कृति में अपनी अपनी स्वयं की विशेषताएं होती है, जिसके कारण कुछ अंतर इनमें आ जाता है। तो जो भारत में पश्चिमीकरण है उसमें अंग्रेजी प्रारूप को अपनाया गया है। पश्चिम की संस्कृति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी आदि पक्षों में अंग्रेजी प्रारूप को ही भारतीयों ने स्वीकार किया है। तो श्रीनिवास के अनुसार जो अंग्रेजी है या ये कहें अंग्रेजी आदर्श है वो 19वीं सदी के मध्य तक पश्चिमी देशों के संपर्क के कारण होने वाले परिवर्तनों को समझने के लिए उपयुक्त है। अर्थात यदि इन परिवर्तनों को हम समझना चाहते हैं तो अंग्रेजी शासन का भारत में पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट रूप से देखना पड़ेगा। अगला है चेतन एवं अचेतन प्रक्रिया। अब पश्चिमीकरण की बात की जाए तो पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चेतन और अचेतन दोनों ही रूपों में भारतीय समाज को प्रभावित किया है। यदि देखें तो अनेक तत्व जिन्हें सोच समझकर या जानबूझकर औपचारिक रूप से हम ग्रहण करते हैं, किंतु कुछ तत्व ऐसे भी हैं जिसे अप्रत्यक्ष रूप से हम प्रभावित होते हैं, या ये कहें कि केवल देखकर और स्वतः ही हम उससे प्रभावित होते हैं। जैसे प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हम पश्चिमीकरण का अनुकरण करते हैं, प्रयासपूर्वक करते हैं। अर्थात ये करते हैं हम कि हम प्रयास करते हैं उस चीज़ का। तो यदि बात करें तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिनमें हम अनुकरण का प्रयास पूर्वक करते हैं। जैसे यदि नवीन तकनीक और प्रौद्योगिकी है, हम उसको अपनाना चाहते हैं तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। परंतु यदि हम देखें, एक एग्जाम्पल लें अनौपचारिक का, जैसे फैशन है या ये कहें दैनिक जीवन का जो व्यवहार है, अभिवादन है, यदि उसकी बात करें तो उससे संबंधित यदि हम देखेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो हम प्रयास पूर्वक नहीं करते हैं, जबकि स्वतः ही वो हमारे अंदर आने लगता है या स्वतः ही हम उनको सीखने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से या चेतन और अचेतन प्रक्रिया के रूप में हम पश्चिमीकरण को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पश्चिमीकरण के बारे में बात की, और पश्चिमीकरण वास्तव में क्या है, किस प्रकार से
भारतीय समाज में या इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक क्षेत्र में पश्चिमीकरण की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। अब आने वाले जो अध्याय हैं, आने वाला जो वीडियो है, उसमें हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि वास्तव में पश्चिमीकरण, जो कि पश्चिमीकरण और संस्कृतिकरण एम.एन. श्रीनिवास के कंसेप्ट हैं, जिनकी विस्तृत चर्चा उन्होंने की है, तो वास्तव में दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन में भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी भूमिका निभाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।